अगर हाँ ठीक है, अब मैं बेस के बाद मैं सॉल्ट बताऊंगा। अगर हम बेस की बात करें तो बेस में भी जितने ज्यादा OH रिलीज होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस को ही प्यार से एल्कली बोला जाता है। एल्कली की पहचान क्या है? जब उसे पानी में डिसॉल्व करो तो पानी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पानी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन वीक बेस, जिसे सिर्फ बेस भी बोल सकते हैं, उसे पानी में डिसॉल्व करने पे पानी हल्का सा टर्बिड, टर्बिड मतलब मिल्की, मिल्की मतलब क्लाउडी हो जाए। आप डाइजीन को पानी में थोड़ा सा डिसॉल्व करो, मैं एक चम्मच नहीं, मैं एक ड्रॉप ही कह रहा हूं, एक ड्रॉप डाइजीन ले लो, क्योंकि वो MgOH होता है होल ट्वाइस। अगर एक ड्रॉप MgOH होल ट्वाइस यानी कि डाइजीन को भी पानी में डिसॉल्व कर दो तो वो क्या कर देता है, सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है। तो OH नेगेटिव आए तो इसका मतलब हम देख के भी पहचान सकते हैं कि कौन सा बेस स्ट्रांग है और कौन सा बेस वीक है। जो बेस पानी में एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना दे वो होता है स्ट्रांग, और बाकी होता है वीक। जैसे मैं आपको सोडियम बाई कार्बोनेट्स की बात करूं, जैसे मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, मीठा सोडा, उसे भी पानी में डिसॉल्व कर देख लो, हल्का सा पानी थोड़ा सा मिट्टी व्हाइट व्हाइट जैसा थोड़ा सा हो जाता है, वो भी ठीक से पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। हाँ, Na2CO3 थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ, चैप्टर पढ़ाना इज डिफरेंट थिंग। रिवीजन का मैं इतना डीप चला जाऊंगा तो आप फिर अपने असली टॉपिक से भटक जाओ, आप कुछ और पढ़ने लग जाओ। चलो फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एसिड और बेस में एलियर आ जाएगी, यूज तो आपने पढ़ लिया है। अब बारी आती है, बिल्कुल स्विच कर जाओ वापस, कहां से, इंडिकेटर से यहाँ पे वापस स्विच कर लो। इंडिकेटर की एक कमी थी, याद करो। इंडिकेटर की एक कमी ये थी कि वो एसिड की स्ट्रेंथ नहीं बता पाता है। अगर मैं ब्लू लिटमस को H2SO4 में भी डाल दूं तो भी वो रेड हो जाएगा, और एसिटिक एसिड में डाल दूं तो भी वो रेड हो जाएगा। मतलब कि वो मुझे ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा एसिड ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल है कि यहाँ पर भी तो जरूरत पड़ेगा एक ऐसे स्केल की जो ये मेजर कर सके कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसका कितना ज्यादा है, किसका कम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करने वाले स्केल का नाम पीएच स्केल है, और पीएच को कैलकुलेट करने वाले इंडिकेटर का नाम, पीएच को कैलकुलेट करने वाले इंडिकेटर का नाम यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच पेपर भी है। तो पीएच स्केल आपको पता है, नहीं पता तो सुन लो। 0 से 14 इसका रेंज है। 0 पीएच को रेड कलर के साथ मैच करना, ग्रीन कलर के साथ पीएच 7 को मैच करना, और वॉयलेट या डीप ब्लू के साथ पीएच 14 को मैच करना। ये 3 कलर आपको याद होने बहुत जरूरी है। बाकी कलर जितना याद कर पाओ ये आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। तो ये 3 कलर बेसिक है। तो यहाँ पर पीएच का खेल का खत्म हो जाएगा। और से कुछ बच्चे याद रख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, कर लो भाई। एक बात और, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है डाइल्यूशन करने से पीएच में फर्क पड़ता है? पड़ता है। एक एसिड को अगर मैं डाइल्यूट कर दूं तो उसका पीएच जो है वो बढ़ने लग जाता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो कभी भी 7 को टच नहीं करता है, ये भी सुन लो। वो 7 से नीचे ही रहेगा जितना मर्जी उसको डाइल्यूट कर लो। हाँ, डाइल्यूट करने पे 0 से 7 के बीच। सिमिलरली बेस को डाइल्यूट करने पे उसका पीएच क्या होगा, कम होने लगेगा। होगा, जरूर कम होने लगेगा, लेकिन वो भी 14 से धीरे धीरे
7 की तरफ आएगा। ठीक है, 7 pH जो है वो डिस्टिल वाटर का होता है। बहुत ही कम। आपको अलग अलग pH में सब्सटेंस का अलग अलग एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत हाउस होल्ड चीजें पता होना चाहिए। जैसे बेड वाटर का पीएच क्या था, माउथ का पीएच क्या था, स्टमक का पीएच क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्ट पीएच इन डेली लाइफ जुड़ा हुआ है। हाउ टूथ डिके अकर्स और हाउ वी कैन प्रिवेंट टूथ डिके, हाउ एसिडिटी अकर, हाउ वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, या फिर एसिड रेन क्यों होता है और उससे क्या नुकसान हो सकता है, और एसिड रेन से कैसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, या फिर सॉइल का नॉर्मल पीएच क्या होना चाहिए फॉर गुड फर्टिलिटी, और पीएच अगर चेंज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। फाइनली एनिमल और प्लांट्स भी अपने एज ए वॉरफेयर के तौर पे केमिकल्स रखते हैं। एक बीटल का नाम सुना है, बॉम्बार्ड बीटल है या फिर कुछ है ऐसा, बॉम्बर बीटल। एक काम करना, लिख लो बी बॉम्बर बीटल। इसका एसिड बेस से कोई ताल्लुक नहीं है, पहले सुन लो। ऐसा बीटल जो केमिकल प्रोड्यूस करता है और उस केमिकल की वजह से जिसके ऊपर वो केमिकल पड़े ऐसा लगता है जैसे उबलता हुआ पानी किसी ने उस पर छिड़क दिया और वो मर जाता है। बॉम्बर बीटल सर्च करना, इतने वीडियोस मिलेंगे कि आपका दिन कट जाएगा अच्छे से। आपको पता है फॉर्मिक एसिड जो होता है चींटियों में और मधुमक्खी में होता है, साथ में तमूडी में एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तमूडी यानी कि वॉस्प काटे तो क्या करना चाहिए, या फिर मधुमक्खी या चींटी काटे तो क्या करना चाहिए। सिमिलरली एक नेटल लीफ है जिसके अंदर हल्के सुई जैसे कांटे होते हैं वगैरह वगैरह, इसकी वजह से। हाँ, सबसे खतरनाक चींटी ये क्या, बॉम्बर बीटल आर ग्राउंड बीटल इन द ट्राइब्स। हाँ ठीक है, पढ़ा है। इंडिया में एक्सटिंक्ट, हाँ होगा मेरे लाल, अब क्या। इस तरह से एसिड और बेस और इंडिकेटर की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मुझे लग रहा है आपका रिवीजन भी साथ साथ अच्छे से हो रहा है। हाँ, कोई भी एंट हो, बुलेट एंट हो या कोई भी एंट हो, सब में होता है फॉर्मिक एसिड ये। अब टॉपिक शुरू हो गया सॉल्ट का। हमेशा NaCl से ही कहानी की शुरुआत करना, सॉल्ट। और मैंने आपको बताया है, शायद इतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा जितना हमने बताया है अपनी फिनिक्स में, कि हर सॉल्ट के बारे में हमेशा कितनी बातें याद रखनी है। कितनी बातें, जल्दी बोलो। भूल गए लगता है, मैं याद दिलाता हूँ। हर सॉल्ट का सबसे पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होना चाहिए, और केमिकल नेम पता होना चाहिए। यानी कि पहले नाम पता होना चाहिए। नाम में भी 3 चीजें आती हैं, कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला, 3 बार। उसके बाद आता है उस सॉल्ट को बनाने के लिए व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स। तो दूसरी चीज है रॉ मटेरियल्स। दूसरी चीज क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या है उस सॉल्ट को बनाने का। तीसरा चीज है उसकी प्रेपरेशन, जो कि रिएक्शन के अंडर है। शायद प्रेपरेशन के अंडर ही 2 चीजें आ जाएगी, रॉ मटेरियल और रिएक्शन। प्रेपरेशन के अंदर पहले था नेम, दूसरा है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन के अंदर 2 चीजें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल और रिएक्शन। उसके बाद आएगा उसका प्रॉपर्टी। तीसरा चीज आएगा प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल, 2 प्रॉपर्टी आएगा। चौथा चीज आएगा उसका यूज, सॉल्ट्स का यूज क्या है। और पांचवा एक चीज मुझे दिमाग में आ रहा है, शायद अकरेंस, वो सॉल्ट कहाँ पाया जाता है।
अगर आप एक सॉल्ट के बारे में 5 चीजें पढ़ लेते हो तो आप, मुझे नहीं लगता, एक टीचर से कम जानते हो, उससे ज्यादा ही जान जाओगे। 10th लेवल की बात कर रहा हूँ, 12th लेवल में मत पहुंचना। तो एक एक करके NaCl हो, उसमें भी ये 5 बातें। NaCl इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद जितने भी सॉल्ट आएंगे, एक दो को छोड़ के, सभी NaCl से ही जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कॉस्टिक सोडा की बात करें तो वो भी NaCl ही मटेरियल है उसका। उसके बाद अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें तो भी उसमें भी NaCl है, रॉ मटेरियल। और बेकिंग सोडा की बात करें तो भी NaCl रॉ मटेरियल। तो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में टोटल 5 ही सॉल्ट है, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। यस, तो यही है 5 सॉल्ट, जिसमें से 3 सॉल्ट तो डायरेक्ट NaCl से बना हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ 3 नहीं, 5 6 सॉल्ट पढ़ लो। एक NaCl कॉम्प्लीमेंट्री, अगर उसको पढ़ लोगे तो बाकी सारे हो जाएंगे। जैसे अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूज ऑफ NaCl, तो मैक्सिमम बच्चे सिर्फ यही करते हैं, इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, बस लाइफ खत्म हो जाती है। नमक सिर्फ उनके खाने के ही काम आता है। लेकिन जब और भी यूज पढ़ोगे ना NaCl का, फिर आपको पता चलेगा NaCl सिर्फ खाने के नहीं, और भी लाखों अदर केमिकल्स, लाखों तो शायद ज्यादा बोल दिया होगा, बहुत सारे और यूजेस हैं, बहुत सारे NaCl। तो इसका मतलब ये है कि NaCl जो है उसमें सीधे कॉस्टिक सोडा, देखो हर एक में नहीं जाने वाला मैं डीप में, मैं सिर्फ बेकिंग सोडा में आता हूँ। बेकिंग सोडा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। बेकिंग सोडा का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें इफेक्ट ऑफ हीट, बेकिंग सोडा का इफेक्ट ऑफ हीट डायरेक्ट उसके बेकिंग पर्पस से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बेकिंग सोडा को हीट करने पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखना, लाइफ में याद रखना, जितने भी बेकिंग पर्पस हैं, जितने भी याद रखना लाइफ में जितने भी बेकिंग पर्पस हैं, उन सब का ताल्लुक कार्बन डाइऑक्साइड से। भले वो इडली बना रहे हो तो भी फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, डोसा बना रहे हो तो भी फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, भले आप नान बना रहे हो, नान या कुलचा बना रहे हो तो भी उसके मैदे के डो में खमीरी यानी घी डाला जाता है ताकि फर्मेंटेशन हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। हर हाल में बेक पर्पस, या मैं यहाँ पे कुछ फ्लफी बनाना है तो वहां पे बेकिंग, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हीटिंग से। ब्रेड, केक, सॉफ्ट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात नंबर 2, बेकिंग सोडा की एक लिमिट है कि जब वो हीट होता है तो नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जबकि उसका मेन प्रोडक्ट तो कुछ और है, वो है Na2CO3 बनाता है। और Na2CO3 जो है वो बेकिंग सोडा से भी खतरनाक बेस है। अभी मैंने बात, सोडियम कार्बोनेट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है तो ज्यादा बिटर होगा। तो इसके बिटर होने की वजह से हमारा केक और ब्रेड का टेस्ट खराब ना हो जाए, इसीलिए बेकिंग सोडा में पहले से ही टार्टेरिक एसिड मिला, ताकि जब ये रिएक्शन हो और वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 बने तो टार्टरिक एसिड उस एसिड को, बेस को न्यूट्रलाइज कर दे। और उल्टा जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट एडिबल होता है। देखो इस एडिबल सॉल्ट से मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आ गया, कितना जबरदस्त क्वेश्चन, कि वाई एसिड और सोअर फूड कैन नॉट बी सर्व इन मेटल वेसल। और मेटल वेसल में भी खासकर कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज आते हैं, स्टील वगैरह ये आता है। एल्यूमिनियम वेसल चलता है, स्टेनलेस स्टील भी चलता
है कि नहीं? इसमें देखो कितना इंपॉर्टेंट सा एक चीज याद रखें। तो इसका मतलब ये है सॉल्ट की कहानी चल रही है। सॉल्ट की कहानी में वॉशिंग सोडा में एक चीज और पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सनलाइट में क्या प्रॉपर्टी शो करता है? इसको बोला गया ई फ्लोरोसेंस। ई फ्लोरोसेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। धीरे धीरे आपको ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज पता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी हम 5 बातें पढ़े। मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की 5 बातें दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला सर आपने मिस कर दिया। चलो बता देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम की बात करें तो सबसे पहले दोनों नाम याद रखना पड़ेगा। सुन लो, उसके रॉ मटेरियल का भी और उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम उसके रॉ मटेरियल का नाम है और प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके केमिकल जिससे जो जिप्सम से बनेगा उसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमी, जैसे हेमी स्फेयर बोलते मतलब आधा स्फेयर। सिमिलरली हेमी हाइड्रेट का मतलब है आधा वाटर। तो जिप्सम का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। डाई मतलब 2 हाइड्रेट। फॉर्मूला आपको याद है, जिप्सम का है CaSO4.2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2। सिमिलरली ये नाम वाली बात। रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो मुझे जितना पता है कि इसका जो पहला सोर्स था, सॉरी सोर्स की बात करें तो उसका पहला सोर्स वो फ्रांस में मिला, फ्रांस में। तो इसीलिए पेरिस के नाम से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला गया। अगर हम बात करें इसके प्रेपरेशन की तो रॉ मटेरियल आपको पता है जिप्सम ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का रॉ मटेरियल है। लेकिन एक कमाल की बात यहाँ पे याद रखना कि जिप्सम बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी फिर से, जिप्सम से बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ताकि बाद में जिप्सम वापस प्लास्टर सॉरी ताकि बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस जिप्सम ही बन जाए। वाह भाई वाह, हमने जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बनाया ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बाद में जिप्सम बनाया जा सके। कितना कमाल का खेल है। भले हम दीवार में प्लास्टर लगाएं या हड्डी टूटने पे शरीर में प्लास्टर लगाएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिला दो तो वो जिप्सम बन जाता है वापस। लेकिन इसमें वो सख्त हो जाता है, इतना सख्त आप अपने छत को सीलिंग को छू सकते हो, बहुत सख्त होता है। सिमिलरली हमारे हाथ के चारों तरफ एक सख्त कवर चढ़ जाता है तो हमारी हड्डी को सेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बचपन में मुझे भी लगता था, काफी बच्चों को लगता होगा कि प्लास्टर लगाने से हड्डियां जुड़ती है। हड्डियां जुड़ती है अपने शरीर के मैकेनिज्म से। प्लास्टर तो उसको बस सपोर्ट दे रहा है ताकि जब आप आपका हाथ जुड़ने के बाद ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे नजर ना आए, एकदम स्ट्रेट रहे, हड्डी एकदम सीधी जुड़े। इसलिए प्लास्टर जो सपोर्ट के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बड़े सारे यूज हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, साथ में इसको मॉइस्चर में से प्रूफ से बचा, मॉइस्चर कंटेनर से बचा के रखना होता है। इसका एक खतरनाक एप्लीकेशन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ जिप्सम इन सीमेंट इंडस्ट्री। कहते हैं सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। हो सकता है किसी के स्कूल में सवाल आया हो, कोई बच्चा बता सकता है किसके स्कूल में सवाल आया है? What is the use of gypsum in cement? What is the application of gypsum in cement की बात करें तो जिप्सम की अगर एप्लीकेशन की बात करें ना तो बच्चों जिप्सम सीमेंट की सेटिंग को डीले कर देता है। इस बात को ध्यान देना। जैसे मैं वॉशिंग सोडा की एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि उसे डिटर्जेंट में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को लगता है डिटर्जेंट ही वॉशिंग सोडा है, नहीं। वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट में एज अ इंग्रेडिएंट के तौर पे होता है और उसका रोल कपड़े धोना बिल्कुल नहीं है। वॉशिंग सोडा कपड़े तब तक नहीं धोता जब तक पानी गर्म और बॉइलिंग वाटर ना हो। याद रख लेना, वॉशिंग सोडा तब तक कपड़े नहीं धो सकता जब तक गर्म पानी ना हो, उबलता लगा।
तो हम तो डिटर्जेंट में वॉशिंग सोडा डालते हैं और ठंडे पानी में धो रहा हुआ है भाई वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का काम डिटर्जेंट में कपड़े धोने के लिए बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ पानी की हार्डनेस को रिमूव करने में इस्तेमाल होता है, ये उसका रोल है। और ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर चैप्टर के अंत में है, कार्बन कंपाउंड के अंत। सिमिलरली मैं जिप्सम में भी आ जाता हूँ कि जिप्सम का यूज सेटिंग ऑफ सीमेंट को डिले कर देता है। जरा ध्यान से सोचो कि आप एक मजदूर हो और सीमेंट और सैंड को मिला के काम कर रहे हो और अचानक सीमेंट हार्ड हो जाए तो आपको कितना परेशानी होगी, आपको कितनी परेशानी होगी, आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। तो मतलब कि मजदूरों को भाई क्या मजदूरी करवा रहे हो, मतलब कि जान भी लोगे क्या मजदूरों का। तो उसमें थोड़ा सा जिप्सम डाल देने से क्या होता है कि सीमेंट जो है वो सख्त होने में थोड़ा टाइम लगाता है, जिससे मजदूरों को बच्चा कह रहा नो सर, हाँ ठीक है भाई तुम तो मजदूरों का काम मत करो। तो उससे क्या होता है, मजदूरों को थोड़ा टाइम मिल जाता है। समझे? ओके, तो ये है भाई अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके बच्चों, आज सॉल्ट्स की कहानी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक सॉल्ट में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स बाइंडेड होते हैं। हर सॉल्ट में कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स बाइंडेड होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 होता है, या फिर वॉशिंग सोडा में 10 होता है, 10 मॉलिक्यूल्स, तो उसको होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेक कैसे किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लो, उसको हीट करो, जैसे ही टेस्ट ट्यूब के नेक में वेपर्स जमा हो जाए तो समझ लो उस वाटर वेपर जो है लॉस हो गया वाटर। हमने तो टेस्ट ट्यूब में पानी डाला नहीं था, कहाँ से आया वाटर वेपर, सॉल्ट से आया होगा। इससे फर्क पड़ता है कि जब कॉपर सल्फेट है उसका कलर ब्लू टू व्हाइट हो जाता है। वापस पानी 1-2 ड्रॉप डाल दो कॉपर सल्फेट के व्हाइट वाले में, फिर से ब्लू हो जाता है। मतलब कि हम समझ जाते हैं कि उसका वाटर ही लॉस हुआ था। कंफर्म? यहाँ पर वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी समझ लो। ओके बच्चों, हाँ कोई डाउट है तो अगले क्लास में जब मेटल नॉन मेटल पूरा रिवाइज करेंगे एक ही दिन में, उसमें सॉल्ट का भी थोड़ा बहुत पूछ लेना। ओके बच्चों, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।